सो आज का जो लेक्चर रहेगा अपना ये, इसमें हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन ऑफ वाइब्रेशन डिस्कस करने वाले हैं। दैट इज ऑल अबाउट द वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग। आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ डेफिनेशंस कवर की थी, जैसे कि वन ऑफ द डेफिनेशन वी डिफाइंड और वी डिस्कस्ड वाज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इसके बाद हमने एक और डेफिनेशन बनाई थी, ओवरटोन्स, और फिर लास्ट में हमने एक और डेफिनेशन बनाई थी, हमने कहा था हार्मोनिक्स। तो कोई भी एक वाइब्रेटिंग सिस्टम जो होती है, कोई भी हो, चाहे वो स्ट्रिंग पर वाइब्रेशंस क्रिएट हो, एयर में या कॉलम, एयर कॉलम में वाइब्रेशंस क्रिएट हो, या किसी भी वाइब्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट की बात अगर हम करें, तो उसकी जो लोवेस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन होती है उसको हम फंडामेंटल कॉल करते हैं। और वो फ्रीक्वेंसीज जो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल हैं और जो पॉसिबल हैं, जो बनाई जा सकती हैं, उन्हें हम कॉल करते हैं ओवरटोन। और ये जो कंप्लीट सेट है यहाँ पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का और ऑल पॉसिबल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फ्रीक्वेंसीज जितनी भी आएंगी, उन सबको हम कॉल करते हैं हार्मोनिक्स। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं बात करता हूं कि मेरे पास एक वाइब्रेटिंग सिस्टम है जिसमें n ऐसी फ्रीक्वेंसी आ सकती है, उसके बाद 2n, 3n, 4n, 5n, ऐसी बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज उसमें आ सकती हैं। सो ये जो n फ्रीक्वेंसी है, इसे हम क्या कॉल करेंगे? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल। और ये जो 2n है, इसे हम कॉल करेंगे फर्स्ट ओवरटोन। 3n जो है, इसे कॉल करेंगे सेकंड ओवरटोन। 4n जो है, इसे कॉल करेंगे थर्ड ओवरटोन, और ऐसे करते करते जो भी सीक्वेंस बनेगा वैसे आगे जाएंगे। बट जब हम हार्मोनिक्स की काउंटिंग करेंगे तो हम कहेंगे n इज द फर्स्ट हार्मोनिक्स। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इटसेल्फ इज कॉल्ड एज द फर्स्ट हार्मोनिक्स। उसके बाद जो 2n होगा, that will be called as second harmonics, 3n will be called as third harmonics, 4n will be called as fourth harmonics and so on. बट यहाँ डेफिनेशन में थोड़ा सा अल्टरेशन या थोड़ी सी वेरिएशन आ सकती है। जैसे कि एक सेट है हमारे पास जिसमें पहली जो फ्रीक्वेंसी बनी वो n बनी, उसके बाद 3n बनता है, 5n बनता है, 7n बनता है और 9n, और इसी तरीके के ऑड मल्टीपल्स बनते जाते हैं। तो अब काउंटिंग कैसी होगी ये हम डिस्कस कर चुके हैं। जस्ट टू रिवाइज मैं ये बातें आपको बता रहा हूं। n को हम क्या कॉल करेंगे? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल, वेरी गुड। अब ये जो 3n है, इसे क्या कॉल करना चाहिए? फर्स्ट ओवरटोन। तो फिर आप मुझसे एक सवाल करेंगे, सर इसमें का 2n जो पार्ट बीच में आना चाहिए था वो तो आया नहीं। हाँ, तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि जो सिस्टम हमारे पास वाइब्रेशन में है उसमें 2n ये नहीं बनता है, पॉसिबल नहीं है, तो उसको ओवरटोन की सीक्वेंस में काउंट नहीं किया जाएगा। ओवरटोन्स सिर्फ उन्हीं सीक्वेंशियल वैल्यूज को काउंट किया जाएगा जो पॉसिबल हैं। तो ये पॉसिबल था तो इसको हमने फर्स्ट ओवरटोन बोल दिया। फिर इसे हम क्या कॉल करेंगे? 5n को क्या कॉल करेंगे? यस, सेकंड ओवरटोन। सेकंड ओवरटोन, शाबाश। जबकि 4n पॉसिबल नहीं है। फिर 7n को हम क्या कॉल करेंगे? थर्ड ओवरटोन, है ना। 7n जो है उसे हम कॉल करेंगे थर्ड ओवरटोन। जबकि हम ये देखेंगे कि 6n इसमें पॉसिबल नहीं है। तो उन्हीं फ्रीक्वेंसीज को गिना जाएगा जो पॉसिबल हैं इफ वी वांट टू काउंट द ओवरटोन्स। लेकिन जब हम हार्मोनिक्स गिनेंगे तो हम स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल से। अब इसको क्या बोलेंगे हम? फर्स्ट हार्मोनिक्स। ये 2n, हालांकि यहाँ पे ये बना नहीं है, पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसकी काउंटिंग पूरी करेंगे। हम इस 2n को क्या कॉल करेंगे?
सेकंड हार्मोनिक, जिसके बारे में हम ओपिनियन ये दे सकते हैं कि ये मिसिंग है, ये नहीं बना। ठीक है। अच्छा, ये जो 3n है इसे हम कॉल करेंगे थर्ड हार्मोनिक्स, जबकि ओवरटोन का ये फर्स्ट है। 4n को क्या कॉल करेंगे? फोर हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक्स, जो कि मिसिंग है। 5n को क्या कॉल करेंगे? यस, 5n को क्या कॉल करेंगे हम? फिफ्थ हार्मोनिक, ओके, तो विल बी कॉलिंग दिस एज फिफ्थ हार्मोनिक्स एंड सो ऑन। ये सीक्वेंस आगे बढ़ता जाएगा। अब हमको ऐसे 3 अलग अलग सिस्टम ऑफ वाइब्रेशंस पर डिस्कशन करना है, जिसमें का एक पार्ट आज मैं शुरू कर रहा हूं, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। वी हैव टू कवर 3 पार्ट्स: वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, second one is the vibrating air column open at both the ends, and the third one is an air column open at one end. तो इस तरीके का सीक्वेंस मैं यहाँ पे डेवलप करूंगा। तो पहले आज हम डिस्कस करेंगे वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग के बारे में। ओके। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि लेक्चर जो है ये मैं रिकॉर्डिंग पर रखा हूं, तो अगर किसी को कोई कुछ दिक्कत आ रही है तो डोंट वरी, रिकॉर्डिंग्स में आपको अवेलेबल करा दूंगा। ओके। Now let's start with the case of vibrating string. Suppose हमने क्या किया कि एक पर्टिकुलर लेंथ की वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग हमने ले ली, और उस वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग को हम दोनों एंड से क्लैंप करते हैं। दोनों एंड जो है ना हमने इसके टाइटली बांध के रखे हैं, लाइक दिस, ऐसे इस तरीके से हमने इसको फिक्स किया है। बोथ द एंड्स आर फिक्स्ड। लेट्स से कि जो लेंथ हम लोग यूज कर रहे हैं वो L है, यहां से लेके यहां तक जो लेंथ हम इसकी इस्तेमाल कर रहे हैं वो L है। अब इस स्ट्रिंग पर मैंने वाइब्रेशंस क्रिएट कराने हैं सच दैट के इस पर एक स्टेशनरी वेव डेवलप होगी, बिकॉज बोथ द एंड्स आर क्लोज एंड्स, तो बाउंड्रीज पर रिफ्लेक्शन होगा यहाँ पर। अब जरा सोचिए कि अगर मैं इस पर स्टेशनरी वेव्स बनाता हूं, तो ऑब्वियस बात है जब स्टेशनरी वेव बनती है तो मीडियम गेट डिवाइडेड इनटू लूप्स, ये कंडीशन आती होगी, है ना। मीडियम जो है वो लूप्स में डिवाइड हो जाता है। वी हैव डिस्कस्ड इट इनटू द प्रीवियस लेक्चर। और जब अगर मीडियम लूप्स में डिवाइड होता है तो उसमें नोड और एंटी नोड इस तरीके की सिचुएशंस क्रिएट होती हैं, है ना। नोड आर द पॉइंट्स वेयर देयर इज जीरो डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम प्रेशर, and antinode are the points, are the positions where there is the maximum displacement and minimum pressure. तो अब मैं आपसे ये सोचना चाह रहा हूं, आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आप इस पे सोचें कि इस स्ट्रिंग को मुझे मिनिमम वाइब्रेशन क्राइटेरिया देना है, कम से कम, टू द लोएस्ट, तो मैं कैसे दे पाऊंगा और कितने लूप्स मैं यहाँ पे बना पाऊंगा, कितने नोड्स मैं यहाँ पे बना पाऊंगा, या कितने एंटी नोड्स मैं यहाँ पे बना पाऊंगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सोचना है। तो बेटा एक चीज नोटिसेबल है यहाँ पे, ये जो बाउंड्रीज हैं दोनों, ये कैसी हैं? फिक्स्ड बाउंड्रीज हैं, है ना। ये बाउंड्री भी फिक्स है, मूव नहीं करेगी, और ये बाउंड्री भी फिक्स है, मूव नहीं करेगी। तो अगर ये पॉइंट्स मूव नहीं करने वाले हैं तो यहाँ पर कंपल्सरीली क्या बनेगा? नोड बनेंगे। शाबाश, वेरी गुड। तो हमें हर बार किसी भी इस तरीके की सिचुएशन को सॉल्व करने से पहले ये देखना चाहिए कि बाउंड्री पर क्या बनेगा, जिसे मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूं, बाउंड्री कंडीशन। ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि बाउंड्रीज पर हमेशा क्या बनेंगे? नोड। फॉर्मेशन ऑफ नोड्स होगा, क्योंकि ये जो बाउंड्री हमको दी गई है ये फिक्स्ड बाउंड्री है, ये मूव नहीं करेगी, एंड्स जो हैं ये मूव नहीं करेंगे। तो अब मिनिमम से मिनिमम अगर मैं क्राइटेरिया लगाता हूं यहाँ पे, कम से कम, तो मैं ये ऑब्जर्व करूंगा बेटा कि इस पर मैं कम से कम एक लूप बना सकता हूं, लाइक दिस। एक लूप का मैं फ्रेमिंग कर सकता हूं यहाँ पे, कम से कम। इससे कम तो हो ही नहीं सकता। अगर आपके माइंड में कुछ आ रहा है कि भाई इससे कम वाइब्रेशन पॉसिबल है तो मुझे बता दें। इस सिचुएशन में जहां पर दोनों बाउंड्रीज फिक्स्ड हैं, मिनिमम जो वाइब्रेशन कंडीशन हो सकती है वो सिंगल लूप की हो सकती है। ठीक है। मतलब यहां पे हम नोटिस करेंगे कि नोड बना, ये नोड,
यहाँ पे हम नोटिस करेंगे नोड, और ये जो बीच वाला पोर्शन यहाँ बना है ये एंटी नोड बना है। आई जस्ट राइट ए हियर। ठीक, इससे कम पॉसिबल है क्या? नो सर। नहीं है। अब जो थियोरेटिकल कंडीशंस आपने पढ़ी हैं, जो थ्योरेटिकल कंडीशंस आपने पढ़ी है ना, उन थ्योरेटिकल कंडीशंस को आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करो कि दो नोड के बीच का डिस्टेंस अगर मैं चेक करता हूं, दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस अगर मैं चेक करूं किसी लेवल पे, तो आप मुझे बताएं कि दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? लैम्बडा बाई 2। शाबाश। तो ये होना चाहिए लैम्बडा बाई 2। अब जरा ज्योमेट्रिकल कंपैरिजन करो, इसकी लेंथ कितनी है स्ट्रिंग की? L, और टोटल डिस्टेंस बाय कंसेप्ट कितना बनना चाहिए वेवलेंथ के हिसाब से? यस, गो अहेड। कितना बनना चाहिए अभी बताया ना आपने? लैम्बडा बाय 2। लैम्बडा बाय 2। तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशंस बनेगा। हम चाहें तो ऐसे लिखेंगे कि L लेंथ इज नथिंग बट इक्वल टू लैम्बडा बाय 2, which gives me a possibility to write lambda is equal to 12। ओके, ये पहली कंडीशन आ गई। अब दूसरी बात करते हैं यहां पे। देखो, इस पे अगर एक वेव सेट होती है तो उस वेव की अपनी एक वेलोसिटी होगी, ठीक है? वेलोसिटी ऑफ वेव। और अगर मैं उस वेव की वेलोसिटी को बाय फॉर्मूला लिखता हूं तो वो बनती है अंडर रूट में टेंशन अपॉन मास पर यूनिट लेंथ। कर चुके हैं हम ये काम, ठीक? यस सर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्रीक्वेंसी। बेटा, अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं और वेव वेलोसिटी की इक्वेशन इस्तेमाल करूं v इज इक्वल टू एन लैम्बडा, तो मैं लिख सकता हूं n इज इक्वल टू v बाई लैम्बडा। नाउ सब्स्टिट्यूट द कंडीशंस फॉर v एंड लैम्बडा जो हमने ऑब्टेन्ड करी है। तो कंडीशंस को सब्स्टिट्यूट करने पर मुझे मिलता है n इज इक्वल टू 1 अपॉन 2l अंडर रूट में t बाई म्यू। तो ये एक पहली फ्रीक्वेंसी हमको यहां मिल जाती है। अब इस फ्रीक्वेंसी को बनाने का क्राइटेरिया क्या था? तो हमने बोला था कि भाई मिनिमम वाइब्रेशन हमको यहां पे देखना है, कम से कम वाइब्रेशन, और सबसे लोवेस्ट पॉसिबल वाइब्रेशन अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे तो वो एक लूप इतना हो सकता है, इससे कम तो हो ही नहीं सकता अगर दोनों बाउंड्रीज को मैंने फिक्स कर दिया है तो ये जो फ्रीक्वेंसी हमको यहाँ मिल रही है ना बेटा, ये फ्रीक्वेंसी कहलाएगी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक? या आप इसको एक और लेबल दे सकते हो, आप कॉल कर सकते हो इसको फर्स्ट हार्मोनिक्स। गॉट द पॉइंट? ठीक है बच्चों? यस सर। अब एक छोटी सी बात बताइए कि इस पूरे प्रोसेस में हमें कितने नोड मिले और कितने एंटी नोड मिले? तो हम काउंटिंग अगर करते हैं तो एंटी नोड हमको मिलता है 1, और नोड जो हमको मिले हैं ना वो 2 मिले हैं। तो इसे भी याद रखना चाहिए, इस पे क्वेश्चन आते हैं कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सिंगल लूप का अजम्पशन है तो एक एंटी नोड बनता है और 2 नोड बनते हैं। बट एक माइंड में क्वेश्चन हमारे ये आएगा कि क्या हम इससे ज्यादा हायर फ्रीक्वेंसीज पर जा सकते हैं क्या? तो लेट्स सर्च दैट। कैन वी गो टू द हायर वैल्यूज? तो मैं लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बेटा एग्जैक्टली उतना ही रखता हूं, इसमें कोई वेरिएशन नहीं करता हूं। डायग्राम भी आप जब बोर्ड्स के पेपर में बनाएंगे तो इस बात का खास ख्याल रखें कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग को चेंज नहीं करें, ठीक है? अदरवाइज सब कुछ गलत हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हमने फिक्स रखा, एग्जैक्टली उतनी ही लेंथ बेटा मैंने ले ली जितनी मैंने पहले ली थी, कोई चेंजेस नहीं। बट मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि अगर मैं इस सिचुएशन से यानी कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से कोई हायर फ्रीक्वेंसी बनाना चाहता हूं तो मुझे कितने लूप्स पॉसिबली बनाने का चांस मिलेगा, कितने लूप्स में पॉसिबली बना पाऊंगा? हाँ, कंडीशन अच्छे से याद रखना, बाउंड्रीज फिक्स्ड हैं,
इसलिए एंड्स पर, बाउंड्रीज पर आपको कंपल्सरीली नोड ही बनाना है, कोई दूसरा चांस ही नहीं है। तो आप फंडामेंटल से अगर हायर करोगे तो कितने लूप्स बना सकते हो नेक्स्ट हायर वैल्यूज अगर आप सर्च करोगे तो? सोचो, यहां एक लूप बना है, तो यहां एक से ज्यादा कितने लूप बना सकते हो नेक्स्ट हायर? एक के बाद एक से ज्यादा? 2 loop. 2 लूप्स। इतना डिफिकल्ट तो नहीं है। एक से बड़ा क्या नंबर आएगा भाई? इमीडिएट नंबर एक से बड़ा क्या आता है? 2 ही तो आएगा। तो हायर फ्रीक्वेंसी की अगर मैं सर्च करता हूं तो 1 लूप के बाद जो हायर वैल्यू पॉसिबल हो सकती है वो 2 है। तो लेट्स ट्राई टू मेक 2 डिफरेंट लूप्स। तो हो सकता है कि 2 लूप का अरेंजमेंट मैं कुछ इस तरीके से करूं, ये ऐसे और ये ऐसे इधर, और ये इस तरीके से मैं डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूं ताकि वाइब्रेशंस आपको अच्छे से समझ में आए। ओके, तो एक के बाद जो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ऑफ वाइब्रेशन है वो 2 है। अब यहां पे एक और नोड बन गया, ध्यान से देखा जाए तो। उसके बाद यहां बीच में एक एंटी नोड बना और यहां बीच में एक एंटी नोड बना, इस तरीके का अजम्पशन आया। नाउ इट इज नोटिसेबल कि अगर मैं नोड से नोड ये गैप गिनता हूं तो ये कितना होना चाहिए? कम ऑन टेल मी। नोड से नोड गैप गिनता हूं तो कितना होना चाहिए? λ/2। हाँ, लेकिन यहाँ वेवलेंथ बदल गई है तो हम यहाँ λ/2 तो लिखेंगे, लेकिन इसको जस्ट कॉल कर लेंगे λ1। फिर फर्दर ये नोड से नोड अगर मैं गैप गिनता हूं तो ये गैप भी अगर मैं चेक करूंगा तो ये भी हो जाएगा λ1/2। अब ज्योमेट्रिकली कंपैरिजन करो बेटा कि ये जो लेंथ है ये कंसेप्चुअली किसके इक्वल निकलेगी? L इज इक्वल टू, आपको बोलना पड़ेगा λ1/2 प्लस λ1/2। Am I correct? Am I going correct here? Yes or no? Add करें, so this will become L is equal to λ1। Now again come back to the same calculation, wave velocity, exactly same calculation आपको दोबारा करना है। तो वेव वेलोसिटी तो उसी तरीके से आएगी अंडर रूट में t बाई म्यू। नाउ वन क्वेश्चन में कम इन योर माइंड, क्या वेव वेलोसिटी चेंज होगी क्या? बिल्कुल नहीं, इट विल बी अ कांस्टेंट नंबर, क्योंकि मैंने लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग वही रखा है, स्ट्रिंग भी मैं वही इस्तेमाल कर रहा हूं, टेंशन भी मैंने सेम रखा है, मास पर यूनिट लेंथ भी सेम रखा है, सिर्फ ज्यादा फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेशन करा रहा हूं, तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो v इज इक्वल टू रूट में t बाई एम। अब बेटा फ्रीक्वेंसी के लिए लिखो, बिल्कुल वैसे ही लिखो जैसे तुमने पहले लिखा था, कोई चेंजेस मत करो। तो दिस विल टर्न आउट टू बी v इज इक्वल टू n लैम्डा। बट इस बार मैं इस n को n1 बोल दूंगा और लैम्डा को λ1 बोल दूंगा। सो नाउ दिस n1 विल बिकम v डिवाइडेड बाय λ1। ठीक, नाउ सब्स्टिट्यूट फॉर v and as well as λ1। v और λ1 के लिए सब्स्टिट्यूट करो। तो अगर आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? n1 इज इक्वल टू λ1 तो सिर्फ हमारा 1/L लिखना पड़ेगा, लेकिन v हम जैसा है वैसे पुटअप कर लेंगे, दैट विल बिकम t डिवाइडेड बाय म्यू। गॉट माय पॉइंट? यस और नो बेटा? Yes, sir. अब इसको अगर मैं रीअरेंज करता हूं ना बेटा, थोड़ा सा रीअरेंज करता हूं, तो आप ये फंडामेंटल के साथ अगर इसको कंपेयर करोगे तो रूट में t बाई म्यू है, यहाँ पे l भी है, खाली 2 नहीं है। तो इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करता हूं, कुछ ऐसे लिखता हूं, n1 इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई किया और ये पूरी चीज ऐसे लिखी 2l अंडर रूट में t बाई म्यू। ऐसा करना कुछ गलत तो नहीं होगा? बिकॉज आई हैव स्टिल बैलेंस द वैल्यू ऑफ 2। ठीक, yes or no? Now tell me कि ये जो ब्रैकेट में मैंने लिखा है ये सब कुछ, ये जो ब्रैकेट में मैंने लिखा है ये सब क्या है? Fundamental. यस, n है। आप कंपैरेटिवली बोल सकते हो कि ये n है, तो सिंपली आप इसको ऐसे बोलें
n1 इज इक्वल टू 2n। अब गौर करने वाली बात है बेटा, हमको 2n मिल गया, मतलब हायर वैल्यू मिली, इंटीजर नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद मिला। तो इस फ्रीक्वेंसी को मुझे क्या कॉल करना चाहिए? सोचें, इस फ्रीक्वेंसी को मुझे कॉल करना चाहिए सेकंड हार्मोनिक्स, या इसी फ्रीक्वेंसी को बेटा मैं कॉल कर सकता हूं फर्स्ट ओवरटोन। करेक्ट है? यस और नो? हार्मोनिक्स में तो काउंटिंग कहां से शुरू होती है? फंडामेंटल से हार्मोनिक्स की काउंटिंग शुरू होती है। तो फंडामेंटल जो था हमने उसको फर्स्ट हार्मोनिक्स बोल दिया, तो उसके बाद जो भी हाइयर आएगा तो उसको सेकंड हार्मोनिक्स बोलना पड़ेगा, और फंडामेंटल के बाद जो सबसे पहला हाइयर वैल्यू पॉसिबल हो सकता है उसे तो फर्स्ट ओवरटोन कहा जाना चाहिए। सो दैट इज फर्स्ट ओवरटोन। गॉट माय पॉइंट? अब मुझे आप ये बताएं कि इस पूरे कैलकुलेशन में हमने कितने एंटी नोड बना दिए और कितने नोड बना दिए? यस, 2 3। करेक्ट है? यस और नो? यस Yes, sir. देखो, 1 2 3 नोड हो गए, इधर बीच का 1 और ये 2 एंटी नोड हो गए। अब फिर मेरे माइंड में क्वेश्चन आएगा कि क्या मैं इससे भी ज्यादा कुछ बना सकता हूं क्या? तो अब यहां आप मेरी हेल्प करें। सबसे पहले तो मैं लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग में कोई चेंज नहीं करूंगा। आई विल बी यूजिंग द सेम लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विदाउट एनी चेंज। एग्जैक्टली वही स्ट्रिंग को मैं रिपीट करूंगा, यूज करूंगा बिना किसी बदलाव के। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग भी अभी भी मैंने उतनी ही रखनी है। और सोचने वाली बात है, चूंकि बाउंड्रीज फिक्स्ड हैं तो कंपलसरीली बाउंड्रीज पर क्या बनने चाहिए? नोड बनने चाहिए। अब आप सोचो बेटा, एक लूप से ज्यादा नेक्स्ट जो पॉसिबल था, 2 लूप थे। अब 2 लूप के बाद नेक्स्ट इमीडिएट हायर क्या पॉसिबल हो सकता है? सिंपल, जस्ट फ्रेम 3 लूप्स। तो पॉसिबिलिटी सर्च करते हुए आप आगे बढ़े तो आपको 3 लूप की पॉसिबिलिटी यहां दिखाई दी, तो आपने 3 लूप ऐसे बना दिए। हायर हायर करते जा रहे हो ना आप, हायर हायर सर्च करोगे ना। अब कहां कहां नोड बना? तो दिस वन इज ऑल्सो नोड, दिस वन इज ऑल्सो नोड, ये भी नोड है, ये भी नोड है। ये जो बीच वाला मैक्सिमम वाइब्रेशन दिख रहा है ये एंटी नोड है। दिस वन इज गोइंग टू बी एंटी नोड, दिस वन इज अगेन गोइंग टू बी एंटी नोड। ठीक है? नाउ टेल मी कि अगर मैं नोड से नोड का गैप गिनता हूं, ये वाला, तो कितना होगा? नोड से नोड का गैप कितना होगा? लैम्बडा बाई 2, बिल्कुल सही है। बट इसको लैम्बडा 2/2 लिखेंगे क्योंकि वेवलेंथ बदल गई है, वेवलेंथ हैज चेंज्ड। ठीक है? फर्दर ये भी नोड से नोड गैप अगर हम गिनते हैं तो ये भी होना चाहिए लैम्बडा 2/2, और ये नोड से नोड का गैप भी अगर हम गिनते हैं तो ये भी होना चाहिए लैम्बडा 2/2। अब सिंपल मैथमेटिकल इवैल्यूएशन बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे आपने अभी तक किया। ये बताएं कि लेंथ किसके इक्वल है ज्योमेट्रिकली? लैम्बडा 2/2 प्लस लैम्बडा 2/2 प्लस लैम्बडा 2/2। तो ओवरऑल ये लेंथ किसके इक्वल हो गई? 3 लैम्बडा 2/2, which means lambda 2 is equal to 2l/3। डन? एग्जैक्टली उसी ऑर्डर ऑफ कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं। वेव की वेलोसिटी कितनी है देखते हैं। तो वेव की वेलोसिटी अभी भी वैसे ही फॉर्मूले से आएगी, बिकॉज हमने टेंशन तो चेंज नहीं किया, मास पर यूनिट लेंथ तो चेंज नहीं किया, कुछ नहीं। नाउ लेट्स हैव अ डिस्कशन फॉर फ्रीक्वेंसी। तो अब मैं फ्रीक्वेंसी अगर निकालना चाहता हूं तो मैं वेलोसिटी का इक्वेशन यूज करूंगा, n2 lambda 2, because I am using some different values of the frequency and some different wavelength। तो मैंने किया n2 lambda 2। अब बेटा आप क्या करो, n2 is equal to v divided by lambda 2 कर दो।
Now just substitute the possible values of v and lambda 2. What you are going to get? n2 is equal to, बेटा v के साथ तो कोई दिक्कत नहीं है, v जैसा था वैसे रहेगा, t by mu. अब ये बताओ lambda 2 की जगह क्या आना चाहिए? 2l by 3. So this is 2l in the denominator और इसका denominator numerator में चले जाएगा 3. तो क्या इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं? 3 1/2l अंडर रूट में t by mu. Now think on it बेटा, ये जो ब्रैकेट में है ये क्या है? Yes, what is that bracket part? n which means fundamental, correct है? तो हमको आंसर मिला n2 is equal to 3n. Now can you please label कि इस फ्रीक्वेंसी को हमें क्या नाम देना चाहिए? क्या हम इसे कॉल करें? वेरी गुड. हार्मोनिक्स. और ओवरटोन के हिसाब से हम इसे क्या कॉल करें? सेकेंड ओवरटोन. अब ऐसा हम जितना बोले उतना टाइम पास कर सकते हैं भाई. नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, आगे जाएं आगे जाएं आगे जाएं, जितना बोले उतना आगे जाएं. ओके. तो एक जनरल क्राइटेरिया में मैंने आपको 2-3 एग्जांपल यहाँ पे बता दिए कि भाई फंडामेंटल अगर बनता है तो क्या पॉसिबिलिटी होगी, फर्स्ट ओवरटोन बन रहा है तो कैसी पॉसिबिलिटी होगी, नेक्स्ट सेकंड ओवरटोन अगर बनता है तो क्या पॉसिबिलिटी है. अच्छा आप ये बताएं कि हमने इस प्रोसेस में कितने एंटी नोड बना दिए और कितने नोड बनाए? 3 4. यस, तो हमने बनाए 3 एंटी नोड और केयरफुली वॉच करें 4 नोड्स, है ना? 1 2 3 4. चूंकि ये स्ट्रिंग दोनों साइड से फिक्स्ड है, इसलिए याद रखना है कि कंपल्सरीली इसकी बाउंड्री पर जो है ना नोड ही बनेगा. देयर इज नो अदर चांस, क्योंकि वो एंड तो फिक्स है, वो तो मूव नहीं करेगा. मूव नहीं करता है मतलब वेव अगर अच्छे से सेट हो जाती है तो बाउंड्री पर कंपल्सरीली नोड ही बनना चाहिए. ओके. अब इसको अगर हम थोड़ा जनरलाइज कर दें बेटा, सिंप्लीफाई कर दें, जनरलाइज कर दें, तो देखिए कैसा अरेंजमेंट हमको मिलता जा रहा है. ओके, लेट मी टेल यू. अगर हम फंडामेंटल की बात करें तो वो फ्रीक्वेंसी n है. उसके बाद क्या आएगा? फर्स्ट ओवरटोन, तो वो फ्रीक्वेंसी 2n है. उसके बाद क्या आएगा? इफ आई जस्ट कंटिन्यू राइटिंग इन दिस वे, सेकेंड ओवरटोन, तो वो फ्रीक्वेंसी 3n है. Suppose for example if I continue to write for third overtone, तो वो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 4n होनी चाहिए बाय सीक्वेंस. यस और नो? yes sir. अब ये सीक्वेंस अगर मैं चलो एक और बढ़ा देता हूं, फोर्थ ओवरटोन बेटा अगर मैंने बोल दिया यहां पे, तो ये कितना होना चाहिए? 5n. करेक्ट है ना? तो इसी तरीके से अगर मैं आगे जाता गया और समझो मैंने बोला कोई p नंबर का pth ओवरटोन है, कोई भी p नंबर का 15 20 25 30 ऐसा. सपोज इमेजिन करो ये p10 है, तो यहाँ क्या आना चाहिए? 11n. 11n. शाबाश, 11 आना चाहिए ना बेटा. एक बढ़ रहा है ना, 4 के लिए 5 आ रहा है, 3 के लिए 4 आ रहा है, 2 के लिए 3 आ रहा है, फर्स्ट के लिए 2 आ रहा है ना. तो अगर यहाँ ये 10 होता तो यहाँ 11 आता, यहाँ 15 होता तो यहाँ 16 आता. तो जनरलाइजेशन में हम ऐसे लिखेंगे p+1 n. ठीक है. तो एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला बेटा ऐसे बन सकता है कि तुमने अगर p नंबर के ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी निकाली तो उसका आंसर आएगा p+1 डिवाइडेड बाय 2l, बाकी वेलोसिटी सेम आएगी, अंडर रूट में t डिवाइडेड बाय म्यू. तो ये जनरलाइज फॉर्मूला बनता है, सिंप्लीफाइड जिसको हम बोलेंगे. आप इस फॉर्मूले को चेक करें, सेकंड के लिए चेक करें. चलिए यहाँ पे 2 पुटअप करें. यहाँ पे आप 2 पुटअप करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 + 1 3. ये रहा 3. 3/2l अंडर रूट में t by m. सो दैट वे इट विल वर्क आउट. ओके.
और एक सीक्वेंशियल पैटर्न अगर मैं इसका लिखता हूं कि भाई फ्रीक्वेंसी का कंपैरिजन क्या होगा, n:1:n2:n3:n4, अगर मैं ऐसे निकालते जाऊं तो ये सीक्वेंशियल पैटर्न होगा 1:2:3:4:5:6 सो ऑन। ठीक है, ये n1 के हिसाब से, ये n1 के लिए 2, n3 के लिए n2 के लिए 3, n3 के लिए 4 एंड सो ऑन। तो एक जनरलाइज्ड पैटर्न इस पे बनता जाएगा। गॉट द पॉइंट? नाउ व्हाट आई डिड, इसका एक चार्ट मैंने तैयार कर लिया ताकि हमको कोई भी कैलकुलेशन करते वक्त या कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम को डिस्कस करते वक्त कोई दिक्कत ना हो। एवरी पार्ट इज इंक्लूडेड इन इट। हार्मोनिक्स अगर फर्स्ट है तो ओवरटोन तो नहीं है वो। इनफैक्ट फर्स्ट हार्मोनिक इटसेल्फ हैज टू बी टर्म्ड एज फंडामेंटल। तो लूप एक बनेगा, एक लूप बनेगा मतलब दो नोड बनेंगे, एक एंटी नोड बनेगा, ये फ्रीक्वेंसी रहेगी। सेकेंड हार्मोनिक्स है, फर्स्ट ओवरटोन आएगा, दो लूप बनेंगे, आपने देखा अभी दो लूप बन रहे थे, करेक्ट है ना? आर वी गोइंग टू गेट टू लूप्स? ये देखिए यहाँ पे दो लूप बन रहे थे सेकेंड हार्मोनिक्स के लिए। उसी तरीके से थर्ड, फोर्थ और ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते p+1 का ना हार्मोनिक्स अगर लिया, p नंबर का ओवरटोन लिया, तो लूप कितने बनेंगे, नोड कितने बनेंगे, एंटी नोड कितने बनेंगे। दैट वे वी कैन इजीली अंडरस्टैंड। अब इसको याद रखने का एक सिंपल सा ट्रिक है, जितने नंबर का हार्मोनिक्स है उससे एक कम ओवरटोन होगा। ठीक है, जितने भी नंबर का हार्मोनिक्स है ओवरटोन उससे एक कम होगा, करेक्ट है? यस यस सर। जितने भी नंबर का हार्मोनिक्स है उतने लूप बनेंगे। ठीक, देखिए फर्स्ट हार्मोनिक्स 1 लूप, सेकंड हार्मोनिक्स 2 लूप, थर्ड हार्मोनिक्स 3 लूप्स। तो हार्मोनिक के नंबर से इसको हम कैलकुलेशन में लेके आते हैं। जितने भी नंबर का हार्मोनिक्स है ओवरटोन का काउंट उससे एक कम होगा, एक चीज हो गई। दूसरी चीज, उतने ही लूप बनेंगे। जितने लूप बन रहे हैं उससे एक ज्यादा नोड बनेगा, और जितने लूप हैं उतने ही एंटी नोड बनेंगे। दैट्स इट। बाकी तो फ्रीक्वेंसी याद रखना काफी आसान है, फ्रीक्वेंसी को इजीली याद रखा जा सकता है। आ रहा है बेटा समझ में आपके? यस सर। अब इसमें कुछ कुछ चीजें डिस्क्रिप्शन में लाई जाती हैं, जैसे कि एक बड़ा कॉमन और फेमस एक्सपेरिमेंट है जो हमने लैब में परफॉर्म किया था। इसी सीक्वेंस पर वो एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, शायद मैं अभी जैसे ही यहाँ पे पुटअप करूंगा तो आपको रिकॉल हो जाए। इसको एक्सप्लेन करना फिलहाल यहाँ तो मैं जरूरी नहीं समझता हूँ। अच्छा खासा 2 एक्सपेरिमेंट हमने लैब में इस पे परफॉर्म किए। रिकॉल हुआ कुछ? ये क्या चीज है? ये सोनोमीटर बॉक्स है। ये 2 ब्रिजेस बनाते हैं, बीच में पेपर राइडर रखते हैं, लेंथ एडजस्ट करते जाते हैं और उस वक्त तक एडजस्टमेंट करते रहते हैं जब तक कि पेपर राइडर गिरता नहीं है ना? पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट इसी तरीके से परफॉर्म किया और फ्रीक्वेंसी इस तरीके से डिस्क्राइब होती है यहाँ पे। अब थियोरी के डिस्क्रिप्शंस में कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस, जैसे कि पहला एक छोटा सा क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि भाई व्हाट इज लॉ ऑफ लेंथ। ओके, फिर एक अगला क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज लॉ ऑफ टेंशन। ठीक है, आई विल डिस्क्राइब दीस थिंग्स, डोंट वरी, एक एक करके मैं बताता हूँ ये सारी चीजें आपको। फिर एक और अगला क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे भी डिस्क्रिप्शन में आ सकता है 1 और 2 मार्क के लिए कि व्हाट इज लॉ ऑफ लीनियर मास डेंसिटी। अलग अलग लेवल पर इस पे पूछा जाता है। जैसे कि अब मैं लॉ ऑफ लेंथ की बात करना चाहता हूँ, तो बेटा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की कंडीशन को इस्तेमाल करते हुए मैं कुछ ऐसे लिखता हूँ ना, 1/2L अंडर रूट में T/μ। तो रेस्ट सभी पैरामीटर्स को अगर हमने कांस्टेंट रखा तो फ्रीक्वेंसी और लेंथ जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है, विच मींस लेंथ आप बढ़ाओगे तो फ्रीक्वेंसी घटेगी। याद है आपको सोनोमीटर का एक्सपेरिमेंट करते वक्त मैंने आपको क्या कहा था? हाइयर फ्रीक्वेंसी लेना और छोटी लेंथ से स्टार्ट करना।
तो लेंथ छोटी है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इनवर्स रिलेशन मैच करता है। सो ये जो डिस्क्रिप्शन यहाँ आया इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ लेंथ। इस चीज को बच्चों ऐसे भी लिखा जा सकता है कि NL इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि ये L अगर मैं L N के साथ जोड़ दूं इधर तो यहाँ बचता क्या है, 1 2 T म्यू, ये सब तो कांस्टेंट है। इसी चीज को न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशंस में ऐसे भी लिखा जाता है, N1 L1 इज इक्वल टू N2 L2। ओके, कांस्टेंट है ना, तो NL कांस्टेंट है तो 1 1 का रेशो 2 2 के हिसाब से 3 3 के हिसाब से मैच करेगा। लेंथ चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी अल्टर होगी उस हिसाब से। Now the second point comes here is that law of tension. So same formula if I repeat 1 upon 2L under root में T by mu. तो you may recall कि अगर मैंने बाकी सब कुछ कांस्टेंट रखा, सिर्फ N और T का रिलेशन बनाया, what I have to write in such case? N is inversely proportional to tension of the string. ये भी हम कर चुके हैं एक्सपेरिमेंट, आपको याद होगा हम लैब में ये नीचे के मास को चेंज करते थे, करेक्ट है? रिकॉल हो रहा है ये? Yes, sir. तो इस फैक्टर को ऐसे भी मेंशन किया जा सकता है, N अपॉन रूट टी फैक्टर इज कांस्टेंट, क्योंकि अगर ये रूट टी मैं यहाँ N के साथ नीचे ले लेता हूं तो यहाँ राइट हैंड साइड के अंदर जो भी बचेगा वो सारा कुछ कांस्टेंट होगा। सो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते वक्त मैं ऐसे भी इस्तेमाल कर सकता हूं, N1 रूट ऑफ T1 has to be equal to N2 root of T2. Now the third and the most interesting law is the law of linear mass density. ये बड़े काम की चीज है, इसमें बहुत सारे फैक्टराइजेशन होते हैं या परसेप्शन इसमें आ सकते हैं। जैसे सबसे पहले तो हम इसी फॉर्मूले को रिपीट करते हैं, N is equal to 1 upon 2L अंडर रूट में T by mu। ये जो म्यू फैक्टर है इसे हम कहते हैं मास पर यूनिट लेंथ। ओके, म्यू फैक्टर मास पर यूनिट लेंथ, पिछले लेक्चर्स में हम इस पर बात कर चुके हैं, मास पर यूनिट लेंथ। अब बाकी चीजें जैसे कि टेंशन, लेंथ और बाकी की चीजें अगर मैंने कांस्टेंट रखी हैं तो ऑब्वियस बात है मेरा क्लेम यही होगा ना, N is inversely proportional to root of mu, which actually means N root mu is equal to constant. For solution of numericals I may go N of root mu यानी कि mu1 is equal to N2 root of mu2. But mu अपने आप में एक सेपरेट फैक्टर है, तो इसमें बहुत सारी दूसरी चीजें जुड़ सकती हैं। जैसे कि जो वायर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसे हम स्ट्रिंग बोल रहे हैं, इसको अगर हम ऐसे एग्जैगरेट करके बड़ा करके बनाएं तो वो वायर कुछ ऐसी है, इमेजिन करते हैं। तो ऑब्वियस बात है इस वायर का एक पर्टिकुलर लेंथ होगा, ऑब्वियस बात है इस वायर का कुछ पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, ये जो मैंने पिंक किया ना ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा। इस वायर का अपना खुद का कुछ रेडियस भी होगा। तो बेटा ये जो मास पर यूनिट लेंथ फैक्टर होता है ना M, हम इसे ऐसे लिखते हैं एक्चुअल में, टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ। बट हम जानते हैं मास ऐसे लिखा जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय लेंथ L, करेक्ट है बेटा? ना वॉल्यूम के हिसाब से अगर मैं सोचता हूं बच्चों, तो ये वायर भले अगर थिन वायर भी मैं मानता हूं तो इसका शेप सिलेंड्रिकली है ना, तो सिलेंडर की वॉल्यूम का फॉर्मूला अगर मैं लगाता हूं तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय इसकी लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ। तो वी नोटिस दैट कि ये L और L फैक्टर यहां से कैंसल आउट हो जाएगा और हमको म्यू का जो रिप्लेसमेंट मिलेगा वो मिलेगा रो इनटू A, ये एक रिप्लेसमेंट मिलेगा। सेकेंड पॉइंट बेटा हम ऐसे भी सोचेंगे कि यार ये जो एरिया है यहाँ पे ये तो सर्क्यूलर है, तो क्यों ना इस एरिया को हम बाय ज्योमेट्री पाई आर स्क्वायर लिखें, तो हमें म्यू का एक और रिप्लेसमेंट मिल सकता है रो पाई आर स्क्वायर। अब ऐसा करने से ये प्रोपोर्शनैलिटीज बदलती जाएंगी यहाँ पे। जैसे देखिए इसी चीज को मैं और अब कैसे कैसे लिख सकता हूं,
सबसे पहले तो मैं ऐसे लिखूंगा n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट म्यू, म्यू हटा के मैंने लिखा रो और ए। अब बेटा अगर इसमें मैं ये कहता हूं कि डेंसिटी कांस्टेंट है, तो इसका पहला ऑप्शन मुझे ये मिलेगा, रूट में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। फिर अगर मैं ये कहता हूं कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है लेकिन मटेरियल की डेंसिटी अलग अलग है, एल्यूमिनियम की वायर है, कॉपर की वायर है एंड सो ऑन, तो इसका दूसरा ऑप्शन मुझे ऐसे मिल सकता है, रूट ऑफ रो। फिर इसी इक्वेशन को बेटा मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इफ आई फर्दर वांट टू राइट 1/√, में रो पाई आर स्क्वायर। अब अगर मैं ये कहता हूं कि भाई डेंसिटी कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, तो मैं इसे इस तरीके से क्लेम करूंगा 1/r। डेंसिटी और पाई को मैंने अगर कांस्टेंट कर दिया तो r स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये 1/r हो जाएगा, वेयर r इज द रेडियस ऑफ दैट वायर। मतलब पता ये चला कि यहां पर हम इसे n1r1 इज इक्वल टू n2r2 का रिस्पॉन्स ले सकते हैं, इस रिस्पॉन्स में भी हम इसे लिख सकते हैं। तो ये जो म्यू का फैक्टर है ना, इसमें बहुत सारी वैरायटी हो सकती है और यहाँ प्रॉब्लम थोड़ा सा टफ होता है। प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त देखेंगे हम लोग इसमें कि कैसे सब्स्टिट्यूशन किया जाता है, एक्चुअल मेथड ऑफ कैलकुलेशन वहां पे क्या है, बट आई एम जस्ट गिविंग यू अ हिंट कि इसमें जो भी प्रॉब्लम डिजाइन किए जाते हैं, अक्सर प्रॉब्लम्स में हम कभी लेंथ के चेंज करने की बात करते हैं, कभी टेंशन के चेंज करने की बात करते हैं, कभी म्यू डायरेक्टली चेंज करेंगे, या कभी कभी एरिया चेंज करेंगे, कभी मटेरियल डेंसिटी चेंज करेंगे, कभी रेडियस चेंज करेंगे, एंड सो ऑन। वी मे हैव सेवरल ऑप्शंस इन व्हिच वी मे सेट अ प्रॉब्लम। ओके, गॉट द पॉइंट? Yes, sir. अब बच्चों इसमें एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट आता है, बड़ा ही जबरदस्त एक कंसेप्ट आता है कि अगर हमने एक साथ दो तरीके की स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करा दिया, जैसे मैंने यहां एक एग्जांपल रखा है, देखो एक साथ अगर हम दो तरीके की स्ट्रिंग को ज्वाइन करते हैं, तो ये मैंने थिन स्ट्रिंग ले ली जिसकी लेंथ मैंने L1 ले ली, और ये मैंने थिक स्ट्रिंग ले ली जिसकी लेंथ मैंने L2 ले ली। अब जारी बात है लेंथ अलग अलग हैं, स्ट्रिंग्स पर म्यू अलग अलग है ना, म्यू अलग होगा ना, लेंथ डिफरेंट है, मास डिफरेंट है, तो नंबर ऑफ लूप्स भी अलग अलग बनेंगे, अलग अलग मोड्स में ये वाइब्रेट करेंगे। इन्हें वाइब्रेटिंग मोड कहा जाता है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक्स, या फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, ये वाइब्रेटिंग मोड्स कहलाते हैं। अब जैसे देखो ये अगर मैं गिनता हूं, ये 1 2 3 4 4 लूप्स आ गए यहाँ पे। 4 लूप्स का मतलब क्या हुआ? 4 and वेरी गुड। फोर्थ हार्मोनिक्स का मतलब क्या हुआ? थर्ड ओवरटोन, है ना? करेक्ट है? yes sir. और फिर इस पे कुछ ज्यादा नंबर ऑफ लूप्स आए, जैसे यहाँ क्यू बता दिया गया है इन जनरल, इस पे मैंने बोला पी लूप्स हैं और इसमें मैं बोल रहा हूँ क्यू लूप्स है। बट इसमें खास बात क्या है कि हमने स्ट्रिंग्स को एक साथ ज्वाइन करके रखा है। अब बात गौर से सुनना, ये की पॉइंट है। तो दोनों को मजबूरी में साथ ही में वाइब्रेशन करने होंगे, है ना, उनकी तो रिस्ट्रिक्शन हो गई है। हाँ, लूप्स अलग अलग बनेंगे, मोड ऑफ वाइब्रेशन भी अलग अलग रहेगा, लेकिन दोनों के वाइब्रेशंस तो एक साथ ही होंगे। यस बच्चों? करेक्ट है ना? मोड अलग है, इस पे अलग लूप्स बन रहे हैं, इस पे अलग लूप्स बन रहे हैं, तो इसका हार्मोनिक्स अलग होगा, इसका हार्मोनिक्स अलग होगा, इसकी ओवरटोन अलग होगी, उसकी ओवरटोन अलग होगी, लेकिन वाइब्रेशंस तो एक साथ हो रहे हैं ना। करेक्ट है? Yes, Yes? sir. एक साथ वाइब्रेशन होने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, भले मोड ऑफ वाइब्रेशन अलग होगा। हो सकता है कि एक 5वें हार्मोनिक्स में है और एक 6ठे हार्मोनिक्स में है, 10वें हार्मोनिक्स में है, लेकिन उसके 10 हार्मोनिक्स की फ्रीक्वेंसी और इसके 5 हार्मोनिक्स की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। ठीक है? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट तुमको लग रहा होगा, बट ये सच्चाई है।
स्ट्रिंग अगर एक है, भले उसमें कुछ थिकनेस का डिफरेंस है, लेंथ का डिफरेंस है, मोड ऑफ वाइब्रेशन का भी उसमें डिफरेंस है, लेकिन एक ही साथ वाइब्रेट करेंगे ना, तो वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी कैसी होनी चाहिए? यस, Same. सेम होनी चाहिए। लेकिन गौर से सुनना, वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी भले सेम हो, मोड ऑफ वाइब्रेशन अलग अलग होंगे। मोड ऑफ वाइब्रेशन एक अलग चीज है और वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी का वैल्यू एक अलग चीज है। देखो 50 हर्ट्ज में वाइब्रेशन हो रहा है, इमेजिन करिए 50 हर्ट्ज में वाइब्रेशन हो रहा है। एक रस्सी पर अगर मैं 50 हर्ट्ज चेक करता हूं तो हो सकता है फिफ्थ हार्मोनिक्स 50 हर्ट्ज के बराबर हो। एक दूसरी स्ट्रिंग पर मैं चेक करता हूं 50 हर्ट्ज ही है, लेकिन हो सकता है 8th हार्मोनिक्स के बराबर हो, तो उसका मोड 8वां हार्मोनिक्स है, ये वाली रस्सी का मोड 5वां हार्मोनिक्स है, लेकिन दोनों की फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कैसा है? सेम है। तो ये मैं यहां कहना चाह रहा हूं कि इन दोनों की फ्रीक्वेंसी जो है ना वो सेम होगी। तो हम छोटा मोटा इवैल्यूएशन यहां पे कर सकते हैं, जैसे मैं ये ऑलरेडी यहां पे कर चुका हूं, तो आई जस्ट पेस्ट दैट डेटा। ये ऐसा छोटा मोटा कुछ इवैल्यूएशन हम यहाँ पे कर सकते हैं कि भाई इसकी फ्रीक्वेंसी और दूसरे वाले की फ्रीक्वेंसी सेम है। फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ये P मतलब नंबर ऑफ लूप्स, यहाँ ये Q मतलब इसके नंबर ऑफ लूप्स, ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको नंबर ऑफ लूप्स के हिसाब से भी लिखा जा सकता है। इसकी लेंथ L1, उसकी लेंथ L2, दोनों में टेंशन सेम, क्योंकि ये दोनों स्ट्रिंग एक साथ बंधे हुए हैं इसलिए टेंशन सेम, और लेंथ अलग है, थिकनेस रेडियसेस अलग हैं, इसलिए मास पर यूनिट लेंथ ये फैक्टर भी डिफरेंट आएगा। तो कुछ कंपैरिजन इस पे किया जा सकता है कि इस पे कितने लूप बने और उस पे कितने लूप बने एंड सो ऑन। ओके, तो ये है इसका पूरा डिस्क्रिप्शन। नाउ राइट फ्रॉम बिगिनिंग चेक ऑल द कंसेप्ट्स जो मैंने आपको अभी बताए, और टेबल खास करके अच्छे से याद रखना, ये लॉज ठीक ठाक तरीके से याद रखो, और सबसे इंपॉर्टेंट ये याद रखो कि यहाँ बाउंड्री कंडीशन क्या है। आपके जहन में अगर ये बाउंड्री कंडीशन अच्छे से बैठती है ना, तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं रहेगी, आप फौरन ही पता लगाएंगे कि कब कितने लूप बन सकते हैं और कितने नोड और कितने एंटी नोड बनेंगे। ठीक है, जितने भी लूप बन रहे होंगे उतने उतने नंबर का हार्मोनिक्स होगा। ये एक लाइन दिमाग में बिठाइए, ठीक है। और दोनों बाउंड्रीज कैसे हैं इस एग्जांपल में? फिक्स्ड हैं क्या फ्री हैं? फिक्स्ड है। फिक्स बाउंड्रीज पर क्या बनेगा? नोड। ये भूलना नहीं है, फिक्स्ड बाउंड्री पर नोड बनता है, और फ्री बाउंड्री अगर है, बाउंड्री अगर फ्री है तो वो मूव कर सकती है, अगर वो मूव कर सकती है तो वहां हो सकता है कि एंटी नोड बने। ठीक, एग्जांपल्स करते वक्त हम इसके डिफिकल्ट पार्ट्स को भी समझने की कोशिश करेंगे। आई विल पुट फ्यू एग्जांपल्स, कुछ सिंपल क्वेश्चंस मैं आपके सामने रखता हूं, देखिए आप इसे कैसे मैनेज करते हैं। पहला देखें, बड़े सिंपल से क्वेश्चन में रख रहा हूं आपके सामने। स्ट्रिंग इज वाइब्रेटिंग इन 5th ओवरटोन, ठीक है, 5th ओवरटोन। बेटा बताओ 5th ओवरटोन मतलब कितने नंबर का हार्मोनिक्स? करेक्ट है। लेट मी राइट दिस वंस अगेन। 5th ओवरटोन का मतलब हो गया 6 हार्मोनिक्स। 6 हार्मोनिक्स मतलब कितने लूप? बोलो। 6 हार्मोनिक्स हैं मतलब कितने लूप बनेंगे? लिख तो दिया, कितने लूप बनेंगे? 6 लूप बनेंगे। अब सोचो बेटा, एक लूप अगर मैं बनाता हूं, जस्ट मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक अरेंजमेंट यहां पे करता हूं, ये 1 लूप, 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। अब सोचो बेटा, एक लूप का लेंथ कितना होता है? लैम्डा बाई, मतलब इस टोटल स्ट्रिंग पर जितनी भी लेंथ होगी,
क्या वो लेंथ 6 टाइम्स ऑफ λ/2 के बराबर होनी चाहिए? Yes. खत्म बात, प्रॉब्लम एंड हो गया। कितनी लेंथ है? 1.8, 6 इंटू λ/2। सॉल्व करिए। ये 6 ये कटा 3 से, ये 3 इधर कटा 0.6, तो सिंपली हमें पता चला लैम्बडा इज इक्वल टू 0.6 मीटर। अब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता था कि फाइंड आउट वेवलेंथ, लेकिन ऐसे नहीं पूछा इसने। इसने क्या पूछा? डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड और एंटी नोड क्या है। तो बेटा डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड और एंटी नोड कितना होता है? दो लगातार बनने वाले नोड या एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? λ/2। लैम्बडा अभी अभी हमने निकाला, कितना है लैम्बडा अभी अभी जो फाइंड आउट किया? 0.6 डिवाइडेड बाय 2 करें, आंसर 0.3। फिनिश। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड्स के लिए बहुत ज्यादा सूटेबल होते हैं। बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे भी गए हैं। ओके, लेट्स टेक अनदर सिंपल क्वेश्चन। कुछ बड़े सिंपल और इजी क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं। A transverse wave is produced on the stretched string 0.7 meter long and fixed at its ends. Find the speed of the wave when the string vibrates in second overtone. ठीक है, second overtone। और हमें क्या निकालना है बेटा? स्पीड निकालना है। स्पीड का मतलब जानते हो? अंडर रूट में T/μ, इसी को स्पीड बोलेंगे ना। और सेकेंड ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी कितनी बताई इसने? 300 हर्ट्ज। तो सेकेंड ओवरटोन N2 300 हर्ट्ज। अब अगर मैं आपको फॉर्मूला रिकॉल करवा दूं तो सेकेंड ओवरटोन N2 होता है 3N। करेक्ट है बच्चों? यस। देखो Yes, sir. सेकंड ओवरटोन मतलब थर्ड हार्मोनिक्स, थर्ड हार्मोनिक्स मतलब 3N, है कि नहीं? नाउ टेल मी N2 इज इक्वल टू 3 इंटू N का क्या फॉर्मूला है? 1/2L अंडर रूट में T/m, T/μ सॉरी। अब बेटा ये अंडर रूट में T/μ जो है ये क्या है? V है। ये फैक्टर तो V है। तो इस इक्वेशन को अगर मैं सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से लिखता हूं तो N2 की जगह मैं लिखूंगा 300। 3 इंटू 1/2, L का वैल्यू है 0.7, क्वेश्चन देखें, इनटू ये जो रूट वाला पूरा फैक्टर है ये V बन गया। कुछ हल्का फुल्का कैंसिलेशन है, जैसे ये 3 ये 300 को काटेगा, ये 100 हो गया। कैलकुलेशन पूरा करो, V इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 0.7। तो V का आंसर क्या आया? 140 मीटर पर सेकंड। 2 मार्क क्वेश्चन, इवन 1 मार्क क्वेश्चन। अभी मैं थोड़ा लेंदी सॉल्व कर रहा हूं, और छोटा करके भी सॉल्व किया जा सकता है इसको। ओके, इवन इट कैन बी थॉट ऑफ एज अ 1 मार्क क्वेश्चन, क्योंकि ये जितना जल्दी तुम ग्रिप करोगे ना इस बात पे, उतना इजीली ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन, अनदर इजी क्वेश्चन, वंस अगेन अ काइंड ऑफ इजी क्वेश्चन। सोनोमीटर वायर है, लेंथ गिवन है। अच्छा, कितनी लेंथ है भाई? 0.5 मीटर। वेट गिवन है उसका, टेंशन बोलेंगे हम इसको, 5 किलोग्राम वेट। 5 किलोग्राम वेट का मतलब ये हो गया कि 5 इंटू 10 कर लें इसे, या टू बी वेरी प्रिसाइज एंड एग्जैक्ट 10 की बजाय 9.8 ले लेते हैं। 5 इंटू 9.8, दैट मेक्स टेंशन इज इक्वल टू 49 न्यूटन। ओके, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इसकी 100 है, तो चलो भाई n फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है। फाइंड लीनियर मास डेंसिटी ऑफ द वायर।
यानी कि हमें निकालना है म्यू कितना है, और फिर बाद में हमें मास ऑफ द स्ट्रिंग भी निकालनी है। ओके, सो आई डोंट थिंक इट्स अ काइंड ऑफ इट रिक्वायर्स एनी एक्सप्लेनेशन। बस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लगाओ 1/2L अंडर रूट में T डिवाइडेड बाय म्यू। N कितना बताया 100, 1, 2, L कितना बताया 0.5, T कितना 49 डिवाइडेड बाय म्यू। ये 2 ये 0.5 कट गया, दिस बिकम्स 100 इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय म्यू, सॉरी रूट में म्यू, करेक्ट है। तो रूट में म्यू इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 100, therefore mu is equal to 49 divided by 10,000. Mu is equal to 49 into 10 to the power minus 4 kilogram per meter. लीनियर मास डेंसिटी है ना। आ गया आंसर? यस, करेक्ट है बेटा। Yes, sir. ना बट इसमें एक और चीज भी पूछा ना, इसने ये पूछा कि मास कितना है। बेटा आपको याद होगा लीनियर मास डेंसिटी का अपना खुद का फॉर्मूला होता है मास अपॉन लेंथ। तो इस हिसाब से अगर सोचेंगे तो मास क्या हो गया म्यू इंटू एल। अभी अभी हमने म्यू का वैल्यू निकाला, दैट इज 49 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, और एल एज पर क्वेश्चन इज 0.5। अब 49 0.5 से यानी कि हाफ कर दो उसका, 49 का हाफ करो, 49 का हाफ करोगे तो कितना होगा 24.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 किलोग्राम। मैनेजेबल है ये? Yes, sir. Okay. See, things are very straightforward. आपको करने आना चाहिए। Now this question I leave as homework to you. Question 4 जो है मैं आपको as a homework छोड़ रहा हूँ। ख्याल रहे कि यहाँ पे जो डेटा गिवन है वो CGS में है, ठीक? तो CGS में ही आंसर निकालो लीनियर मास डेंसिटी, और फंडामेंटल की ही बात कर रहा है। टेंशन गिवन है 360 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। If the ratio of tension in the wire to square of its length, अच्छा T/L स्क्वायर गिवन है, ठीक है। वही मैं सोचूं सेंटीमीटर स्क्वायर कहां से आ गया। तो जो रेशियो गिवन है वो सिर्फ टेंशन का नहीं है, रेशियो है किस चीज का, टेंशन और स्क्वायर ऑफ इट्स लेंथ। तो T/L स्क्वायर गिवन है। फिर ये कह रहा है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है 300 हर्ट्ज। तो म्यू फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। नाउ इट इज क्वाइट इजी, n इज इक्वल टू 1/2L अंडर रूट में T बाई म्यू। आप क्या करो इसका स्क्वायर कर दो। आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा n का स्क्वायर 1/4, ये L का स्क्वायर, ये T बाई म्यू। अब इसे रीअरेंज करो तो म्यू इज इक्वल टू 1/4n स्क्वायर इंटू T बाई L स्क्वायर। आप समझ आया वो T बाई L स्क्वायर कैसे काम में आएगा, ठीक? Yes, sir. कर पाओगे ठीक से? Yes or no? Yes, sir. Let's take another such simple question. एक और क्वेश्चन करते हैं। एक दो क्वेश्चन ले सकते हैं ना और हम लोग? यस, एक दो और लेते हैं, 5-6 तक जाते हैं। नो क्वेश्चन 5 में बोला है कि वायर है जिसका लेंथ 1 मीटर है, 2 ग्राम मास है। रेजोनेंस, ये वर्ड हमारे लिए थोड़ा सा नया है, अभी हम उसको पढ़ना है, हमें इसे डिटेल में कवर करना है। रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, हैविंग
सेम फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मैच करना, फ्रीक्वेंसी सेम होना, एक जैसी होना, इक्वल होना, उसे रेजोनेंस कहते हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है, वायर की फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस में है 300 हर्ट्ज के साथ। मतलब वायर की फ्रीक्वेंसी कितनी हुई? यस, वायर की फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस में है 300 हर्ट्ज के साथ। और अगर रेजोनेंस का मतलब फ्रीक्वेंसी का सेम होना है, तो वायर की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? बोले 300 300 हर्ट्ज, दैट सिंपल। तो ये 300 हर्ट्ज है। अब ये वायर की लेंथ गिवन है 1 मीटर, मास गिवन है 2 ग्राम। टेंशन निकालने के लिए कह रहे हैं, तो बेटा सिंपल फॉर्मूला लगाओ, 1/12 अंडर रूट में T बाई म्यू। अब आप बोलेंगे सर हमारे पास म्यू नहीं है यहाँ पे, तो म्यू की कोई दिक्कत नहीं है, म्यू सीधे सीधे निकलेगा m/l। ठीक है, तो म्यू m का वैल्यू 2 ग्राम, ग्राम में तो नहीं चलेगा, 2 × 10⁻⁻², और ये 1। अब आपके पास सारा डेटा अवेलेबल हो गया, निकाल सकते हो इसको। Yes, sir. Okay. Now, whatever the questions I am taking, they are not that difficult. It's just kind of consideration to revise the formulas. कल हम जो है इसके क्वेश्चन करेंगे, वो भी टफ लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे खासे। ओके, ऐसे क्वेश्चन जिसमें थोड़ा सा हमको हमारा माइंड स्क्रैच करना पड़े, सोचना पड़े कि कैसे आंसर्स बन रहे हैं, क्या रीजंस हैं, कंडीशंस ऑफ कैलकुलेशंस के ऊपर सोचना पड़े। और आप देखें नोट्स में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, 50-60 क्वेश्चन हैं शायद, अलग अलग लेवल के। तो 2-3 दिन में भी हम इस पर डिस्कशन करते रहें। क्वेश्चन 6 देखें, चलिए नीचे ही रखते हैं। स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव along a uniform metal wire when it is under tension of 1000 kilogram weight is 68 meter per second. Density of the metal is this much, 7900 किलोग्राम मीटर पर क्यूब, इतनी डेंसिटी है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ये पूछ रहा है, ए पूछ रहा है। बेटा देखो, स्पीड का फॉर्मूला हमें ठीक से लगाने आना चाहिए। स्पीड, सॉरी, T बाई म्यू, करेक्ट है, यही होता है। आप सोचो बेटा, स्पीड कितनी बताई इसने, 68। टेंशन कितना दिया, 1000। बट ये 1000 किलोग्राम वेट में, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ना 9.8, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में यहाँ पे 10 ले लेता हूं, डिवाइडेड बाय म्यू। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैं पहले म्यू का वैल्यू निकालूंगा। तो आप देखें म्यू का वैल्यू आएगा 68 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये 10⁻⁴। कर पाओगे ये? यस। Yes, sir. एक चीज मुझे इसमें मिसिंग लग रही है, लेंथ ऑफ द वायर नहीं दिया है। स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव अलोंग द यूनिफॉर्म मेटल वायर व्हेन इट इज अंडर टेंशन इज 68 मीटर पर सेकंड। ठीक है, डेंसिटी ऑफ द मेटल वायर इज दिस मच, फाइंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। लेंथ मिसिंग लग रही है, तो क्वेश्चन में शायद लेंथ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि अगर मैं म्यू फाइंड आउट करता हूं, म्यू, तो देखो कैलकुलेशन में आपको बता चुका हूं, मास अपॉन लेंथ होता है। नहीं, हाँ, लेंथ की जरूरत ही नहीं है, ठीक है चलो। तो ये हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम अपॉन लेंथ। सो म्यू विल बी इक्वल टू, वॉल्यूम हम लोग कैसे लिखेंगे, एरिया इंटू लेंथ अपॉन लेंथ। तो ये लेंथ लेंथ कट गया, तो म्यू हो जाएगा रो ए। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करो यहां पे, म्यू इज इक्वल टू रो ए, देयरफॉर ए इज इक्वल टू म्यू बाई रो। अब म्यू यहां से आपको मिल जाएगा,
जो भी वैल्यू आप यहाँ पे कैलकुलेशन बनाओगे 4,624 into कितना 10 4,624 इसका पावर -4 हाँ म्यू का। ठीक है, चलो जो भी वैल्यू यहाँ पे आ रही है उसको आप ये डेंसिटी के नंबर से डिवाइड करो तो आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का आंसर मिल जाएगा। अभी जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे कवर करवाए ये सारे बोर्ड्स की एग्जामिनेशन से रिलेटेड हैं, इसमें कोई ज्यादा टफ एस्पेक्ट नहीं है। आज के लेक्चर का इंटेंशन सिर्फ इतना था कि आपको वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स के बारे में बताया जाए और थोड़े बहुत उससे रिलेटेड फॉर्मुलीज और कंडीशंस आपके सामने रखी जाएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में we will be working out with some typical problems related to the competitive examinations. Shall we stop here? No, sir.